हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मेंटर राहुल। वेलकम टू बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल। आज हम वज्र सीरीज का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने बिहार ज्योग्राफी और बिहार हिस्ट्री को कंप्रेहेंसिवली कंप्लीट कर लिए थे। नाउ हम मूव करेंगे बिहार पॉलिटी एंड बिहार आर्ट एंड कल्चर पे। और इस सीरीज के थ्रू हम बीपीएससी पीवाईक्यू तर्कस का, जो कि आपको दिख रहा होगा, और यूपीएससी पीवाईक्यूज लास्ट 31 ईयर का कंप्रेहेंसिवली कवर करेंगे। तो अपने आप में ये जो सीरीज है वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है अपकमिंग बीपीएससी के लिए। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को रोज देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार पॉलिटी का, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के साथ आज हम इसको खत्म कर लेंगे। बाकी आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेल कर सकते हैं। आपको मेल का रिप्लाई विद इन 6 आवर जरूर मिल जाएगा। कोशिश यही रहता है कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दे दिया जाए। तो दिस इज बिहार पॉलिटी। चलिए शुरुआत करते हैं। जहां वैल्यू एडिशन देना होगा इंपॉर्टेंट, वहां पे मैं आपको वैल्यू एडिशन दे दूंगा। आप चाहो तो इस लेक्चर को 1.25 की स्पीड पे देख सकते हो। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द एससी कैंडिडेट इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानमंडल, उसमें एससी कैंडिडेट के लिए कितने सीट्स को रिजर्व किया गया है? 38, 40, 44 एंड 46। तो इसका जो आंसर होगा वो 38 होगा। बिहार में जो टोटल जिला है वो कितना है? 38 है। और बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें एससी कैंडिडेट के लिए जो सीट रिजर्व हुआ है वो भी 38 है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत आसान ट्रिक है। इसको तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अब जो एसटी के लिए कितना सीट रिजर्व है, एससी का तो हम लोगों ने देख लिया। तो एसटी के लिए बहुत कम सीट है, क्योंकि हमारे राज्य में जो एसटी पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। तो देयर आर टोटल 2 सीट्स। वन इज मनिहारी, जो कि कटिहार जिला में पड़ता है, और सेकेंड वन इज कटोरिया, जो कि हमारे बांका जिला में पड़ता है। आर्टिकल नंबर 332, जो हमारा बात करता है किस पे? रिजर्वेशन पे। चलिए इंफो बिट देख लेते हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 243। तो हमारे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट है। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने सीट्स हैं? तो 75 सीट हैं। और जो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना, ये पहली बात तो हमारे पूरे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, सब में नहीं है। कुछ ऐसे पार्टिकुलर राज्य हैं जहां पे हमको ये देखने को मिलता है, जिसमें कि बिहार भी है शामिल। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अदर देन बिहार, कहाँ कहाँ पर एमएलसी की सीट हमको देखने को मिलता है। बहुत कम ही राज्य हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। तो 75। टोटल लोकसभा सीट कितना है? मतलब कि हमारे बिहार से कितने लोग पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं इन लोकसभा, लोअर हाउस में? 40। तो 38 एससी के लिए था, और 40 जो है वो हमारे लोकसभा में है। और जो टोटल राज्यसभा, लेकिन ये एससी का था, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे तो हमारे यहाँ 243 सीट है, और राज्यसभा में कितना सीट है? 16। तो यही राज्यसभा में नीतीश कुमार भी गए अभी। टोटल सीट रिजर्व फॉर द एससी कैंडिडेट इन लोकसभा इज 6। तो हमारे लोकसभा में जो एससी कैंडिडेट का जो सीट रिजर्व है वो कितना है? 6 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। नेक्स्ट वन। और अभी हाल में ही हमारे बिहार में कैबिनेट का भी गठन हो गया अंडर सम्राट चौधरी गवर्नमेंट। मतलब सम्राट चौधरी जो है हमारे बिहार के सीएम बन गए, और बीजेपी की सरकार आ गई बिहार में। तो थोड़ा सा उसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं कंप्रेहेंसिवली, क्योंकि ये करंट अफेयर का वैसे पार्ट है, पर कहीं ना कहीं हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो बिहार का जो कैबिनेट है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो करंट सीएम कौन है? सम्राट चौधरी। थोड़ा विवाद में भी है अभी इस टाइम पर, क्योंकि इन्हीं के गवर्नमेंट में अभी एक फेक एनकाउंटर हुआ है। आप सभी को पता ही होगा, भरत तिवारी जी का। तो कहीं ना कहीं एक लाइमलाइट में ये भी हैं फिलहाल में बिहार में। तो सम्राट चौधरी जो कि हमारे बिहार के 24th नंबर के सीएम है। और किस सरकार से ये बिलोंग कर रहे हैं? तो एनडीए सरकार, मतलब कि बीजेपी।
कहाँ चला गया? कोलिशन की गवर्नमेंट है, मतलब कि गठबंधन की सरकार है। तो ये जो गठबंधन की सरकार बनी है, ये बीजेपी प्लस आपका जो जेडीयू है, जैसे नीतीश कुमार थे, प्लस जो छोटे रीजनल पार्टीज हैं जैसे कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एंड आई थिंक राष्ट्र लोक मोर्चा था। तो कुछ रीजनल पार्टीज हैं, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो हैं, बीजेपी और जेडीयू। अब इनका जो कैबिनेट बना है, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं जिनको डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया है, तो पहली बात तो एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंड कर दिया गया है गांधी मैदान में। टोटल 32 जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ओथ लिया है। और जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, मतलब डेप्यूटी जो सीएम है हमारे बिहार के, वो दो लोग हैं। कौन कौन? तो एक तो हमारे हैं विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी। और जो सेकंड बने वो कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव। तो ये जो पोस्ट होता है ना, मेनली ये पॉलिटिकल रीजन से बनता है, जो डिप्टी सीएम का होता है। इनका कोई रोल होता नहीं है खास, ये मतलब होता है ना, खुश करने के लिए होता है वो रोल। तो जो आपके ये है ना, विजेंद्र प्रसाद यादव, इनको कॉमर्शियल टैक्स एंड फिनेंस वाला डिपार्टमेंट दिया गया है। और जो विजेंद्र हैं, विजेंद्र कुमार चौधरी, इनको पार्लियामेंट्री अफेयर एंड वाटर रिसोर्स का दिया गया डिपार्टमेंट। तो इतना समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट वन। अब कुछ इंपॉर्टेंट जैसे डिपार्टमेंट दिया गया है, जैसे कि थोड़ा बहुत मैं आपको बता दे रहा हूँ। लाइक एग्रीकल्चर है, अपनी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो इसको थोड़ा जान लीजिए आप। ये दिया गया है विजय सिन्हा को। प्लस जो हेल्थ है, हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, वो निशांत कुमार को दिया गया है। और बहुत इनका ट्रोल भी किया जाता है इनको सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट वन इज मिथिलेश कुमार। और मिथिलेश कुमार, सॉरी, मिथिलेश तिवारी है, कुमार नहीं है, तिवारी है। जो मिथिलेश तिवारी हैं वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। शीला कुमारी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट देख रही हैं, इनको दिया गया है। स्पोर्ट जो मिनिस्ट्री है या इंडस्ट्री का, वो किसको दिया गया है? श्रेयसी सिंह को दिया गया है, स्पोर्ट वाला। एंड जो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी पे बहुत फोकस किया जा रहा है, तो वो शैलेश कुमार जी को दिया गया है। ठीक है। तो ट्रिपल एस, शीला कुमारी एस एन टी, श्रेयासी सिंह, इनको स्पोर्ट और इंडस्ट्री वाला दिया गया है। और शैलेश कुमार जो है, उनको एनर्जी वाला दिया गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यू कैबिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम बिहार टू द लोकसभा? तो हम सबने अभी देख लिया, 40 मेंबर को इलेक्ट किया गया है। आपका मेंबर है, सॉरी। तो जो मेंबर हैं इलेक्ट किए जाते हैं बिहार से टू द लोकसभा, वो हैं 40। इन विच ईयर वॉज 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायती बॉडीज प्रोवाइडेड इन बिहार? तो जो 50% का आरक्षण है महिलाओं को जो दिया गया था पंचायत बॉडीज में, तो वो कब दिया गया था बिहार में? 2005, 2006, 2009, 2014? तो 2006 होगा। वर्ष 2006 में बिहार सरकार ने 50% का आरक्षण, रिजर्वेशन मतलब पंचायत में एलोकेट कर दिया था या अलॉट कर दिया था। ये जो डिसीजन था, ये इंप्लीमेंट हुआ था थ्रू पंचायत राज एक्ट 2006। तो बिहार का जो पंचायती राज एक्ट था, उसी के थ्रू ये डिसीजन लिया गया था या इंप्लीमेंट किया गया था। और बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया था जहां पे इस प्रकार का रिजर्वेशन दिया गया था महिलाओं को। तो पहले से ही हम देखते हैं कि बिहार में जो महिला सशक्तिकरण है, उस पर ध्यान दिया जाता है। बट कहीं ना कहीं बिहार को एक डेवलपमेंट की जरूरत है। बिहार में अभी भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल लैक है, उसको भी पूरा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। द आर्टिकल रिलेटेड टू द प्रोविजन इन आर्टिकल नंबर 243D। तो जो ये प्रोविजन है, मतलब आर्टिकल नंबर 243D में ये सब मेंशन है हमारे भारतीय संविधान में। क्लॉज नंबर 3 ऑफ दिस आर्टिकल मैंडेट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल नंबर 243D इज एसोसिएटेड विथ
दिस डिसीजन प्लस नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन वुमेन आउट ऑफ टोटल नंबर। तो ये इस क्लॉज में दिया गया, मेंशन किया गया है कि इससे कम रिजर्वेशन, मतलब इतना तो कम से कम हमको रिजर्वेशन देना ही चाहिए महिलाओं को। तो क्रक्स क्या है कि 2006 में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया गया था। और किसमें? पंचायत बॉडीज में। इन विच ईयर वॉज बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट झारखंड? तो इन विच ईयर वॉज बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट झारखंड? तो हम सब जानते हैं कि झारखंड जो था वो इंटीग्रल पार्ट था बिहार का, और 2000 में इसको डिवाइड, मतलब डिवीजन कर दिया गया। तो बिहार जो था वो सेपरेट हो गया उससे, झारखंड से, या झारखंड सेपरेट हो गया बिहार से थ्रू द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 ऑन 15 नवंबर 2000। तो इस डेट को आप याद कर लीजिए, बहुत कॉमन फैक्ट है, आई होप आपको याद होगा। और झारखंड तो गया गया, प्लस क्या हुआ, रिसोर्स भी चला गया। तो कहीं ना कहीं झारखंड का जो छोटा नागपुर वाला बेल्ट है वो एक मिनरल रिच पोर्शन है। बिहार पॉलिटिशियन लेट रघुवंश प्रसाद सिंह was the for the first time elected to which लोकसभा? 10th लोकसभा, 11th, 12th, 13th? तो बिहार के एक पॉलिटिशियन थे जिनका नाम क्या था, लेट रघुवंश प्रसाद सिंह। तो ये पहली बार इलेक्ट हुए थे लोकसभा में। तो किस लोकसभा में थे ये? तो 11th लोकसभा में थे। जो लेट रघुवंश प्रसाद सिंह थे वो इलेक्ट हुए थे 11th लोकसभा में फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये कहाँ, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग कर रहे थे, या किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे बिहार के? तो जो वैशाली वाला क्षेत्र है उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। ही सर्व्ड इन द यूनियन कैबिनेट 3 टाइम्स। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये? वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वेट अ सेकेंड, आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी जो है। काउ स्लॉटर वॉज बैन बाय द लॉ इन बिहार इन विच ईयर? तो काउ स्लॉटर को कब बैन किया गया था बिहार में? 1948, 1954, 1949 कि 1955 में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1955 के एक्ट से, क्या नाम था एक्ट का? बिहार प्रिजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट इन ऑफ एनिमल एक्ट 1955, जो गवर्न करता है स्लॉटर ऑफ काउ एंड काफ इज प्रोहिबिटेड। हमारे डीपीएसपी, जो हमारे संविधान का जो डीपीएसपी वाला पोर्शन है, उसके आर्टिकल नंबर 48 में ये मेंशन है, और इसी के थ्रू इस एक्ट को लागू किया गया था। हालांकि जो डीपीएसपी जो होता है वो हमारा नॉन इन्फोर्सिएबल होता है, फंडामेंटल राइट की तरह ये इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। तो उसको जो स्टेट है वो कर भी सकता है लागू, नहीं भी कर सकता है। तो वेलफेयर के चलते जो सरकार है हमारा, वो काउ स्लॉटर जो है उसको बैन कर दिया था। तो ये बहुत अच्छी बात है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार ट्वाइस? तो इसमें से कौन है जो हमारे बिहार के गवर्नर हैं, 2 बार बने हैं, ट्वाइस? अखलकुर रहमान किदवई, मोहम्मद यूनुस सलीम, मोहम्मद शफी कुरैशी, कि जाकिर हुसैन? तो इसका आंसर क्या होगा? अखलकुर रहमान किदवई जो हैं वो एक इंडियन केमिस्ट थे और पॉलिटिशियन थे। ये हमारे बिहार के जो गवर्नर थे, ये 2 बार बने थे, ट्वाइस बार। तो ही सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ द बिहार, बंगाल एंड हरियाणा। ही वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इनको पद्म विभूषण भी मिला था, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फ्रॉम 1979 टू 1985 एंड फ्रॉम 1993 टू 1998। तो मेन फैक्ट क्या है? बस ये फैक्ट है। जाकिर हुसैन और जो रामनाथ कोविंद हैं, ये 2 ऐसे पीपुल हैं जो सर्व किए थे बिहार में एज अ गवर्नर, प्लस बाद में ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कल को पूछ भी सकता है, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो याद रखिएगा, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। यूपी का पेपर हुआ था एक बार, तो इस पे क्वेश्चन बहुत बना था जाकिर हुसैन पे। आई थिंक 2024 का पेपर था, अच्छे से मुझे रिमेंबर नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, हमारे बिहार के अभी करंट गवर्नर कौन है जिन्होंने ओथ दिलवाया सम्राट चौधरी को? तो बताइए आप, करेंट, वेट अ सेकेंड, करेंट गवर्नर। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम बता दें आपको आंसर?
चलिए हम आपका मदद कर देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। तो फिलहाल में हमारे बिहार के यही करंट गवर्नर हैं। और ये कितने नंबर के हैं? 43rd नंबर के हैं। तो ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट वही बताया जाएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, तो थोड़ा बहुत तो हम पॉलिटिक्स से भी बात करेंगे। भले ही वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो करेंगे ही। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा, जयराम दास दौलताराम और जयप्रकाश नारायण। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे बिहार के प्रथम गवर्नर कौन बने? तो कौन थे? जयराम दास दौलताराम। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार? और पहले गवर्नर कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। ये तो इसमें से क्या होगा? सत्येंद्र पीडी सिन्हा। लेकिन ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम चल रहा था, ठीक है। इसमें बस ये पूछा है कि पहले इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, और इसमें क्या था, इसमें इंडिपेंडेंस लगा दिया गया था। तो थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया गया। ये 66 का था री बीपीएससी का, और 67 का ये है। तो ओवर द टाइम कहीं ना कहीं क्वेश्चन को थोड़ा बहुत तो इवॉल्व किया ही जाता है, बट कोर तरीके से आप पढ़ोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा आंसर देना। श्री कृष्णा सिंह तो वैसे भी नहीं होंगे, ब्रज किशोर प्रसाद होंगे नहीं, बीपी मंडल तो एकदम नहीं होंगे, ये तो एकदम कट आउट हो जाएंगे। ये सीएम होंगे बट गवर्नर तो होंगे नहीं। थोड़ा बहुत भी आप चलिए मैं आपको बताऊंगा। वैसे सत्येंद्र पीडी सिन्हा आगे भी। तो सत्येंद्र पीडी सिन्हा जो है वो फर्स्ट गवर्नर है हमारे बिहार और उड़ीसा के, और फर्स्ट इंडियन एडवोकेट जनरल भी हैं। कहाँ के थे? बंगाल के। ही ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन 1909। 1909 में क्या एक्ट में क्या किया गया था? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। एंड ऑल्सो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1915 बॉम्बे सेशन। और इस 1915 के सेशन के बाद 1916 का सेशन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? और ये इंडियन हिस्ट्री के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है 1916 वाला जो है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि आपको ये बताया गया है पिछले सेशन में, तो आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर आ रहा होगा। तो हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार? तो सत्येंद्र पीडी सिन्हा। हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो क्योंकि कांग्रेस जो था इंडिपेंडेंस के टाइम में, कांग्रेस जो था वो एक डोमिनेंट पार्टी था। जितने बड़े बड़े नेता थे या लीडर्स थे वो हमारे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। बाद में धीरे धीरे अदर अदर मतलब जो पार्टीज था उसका भी इवोल्यूशन हुआ, जो कहीं ना कहीं अपने रीजनल मुद्दे को लेकर खड़ा हुआ। तो क्योंकि हर एक राज्य का अपना एक मुद्दा था, तो एक अपना एक प्रॉब्लम था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो था वो एक नेशनल लेवल पार्टी था, तो वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं रीजनल पॉलिटिक्स आया कुछ टाइम बाद, और उसी आधार पर हमारे बिहार में भी आया। तो पहला नॉन कांग्रेस जो चीफ मिनिस्टर थे हमारे बिहार के कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, राम सुंदर दास, लालू प्रसाद यादव। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो होगा वो महामाया प्रसाद सिन्हा होगा। तो जो महामाया प्रसाद सिन्हा थे वो इंडियन पॉलिटिशियन थे, और ये फिफ्थ सीएम थे हमारे बिहार के, फ्रॉम द मार्च 1967 टू जनवरी 1968। तो इनका कार्यकाल जो था वो बहुत छोटा था। विच वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार? ही वॉज ऑल्सो फॉलोअर ऑफ महाराज कामाख्या नारायण सिंह एंड महाराजा कुमार बसंत नारायण सिंह। तो इधर नारायण। तो थोड़ा बहुत ट्रिक आप बना लीजिएगा, इन्हीं के फॉलोअर थे। ही वॉज a member of their political party Jan Kranti Dal. Plus, he was elected to the 6th Lok Sabha, the lower house of the Parliament of India, from Patna constituency of Bihar in 1977. तो ये पटना कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे। और शॉर्टेस्ट टेन्योर एज सीएम ऑफ बिहार वाज ऑफ सतीश प्रसाद सिंह फ्रॉम द शोषित समाज दल। ही वाज अ सीएम फ्रॉम फॉर 5 days, और ये रिप्रेजेंट कर रहे थे परबात कॉन्स्टिट्यूएंसी इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। इनके बारे में तो वैसे बहुत है, मतलब ये तो थोड़ा बहुत ही लिखा है, बट इसको थोड़ा ढंग से देखा जाए। नॉन कांग्रेस पार्टी का जब गठन हो रहा था हमारे बिहार में, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। हालांकि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो एक था आपका जन क्रांति दल, जिसे ये खुद बिलोंग कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने सरकार बस ये एक ही पार्टी का बन गया था। अभी दूसरे वाले का इसमें नाम मेंशन नहीं है पूरा। तो एक और पार्टी थी जिसका नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और इन दोनों के जो मतलब था ना कोलिशन से क्या बना, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बिहार का। तो ये सरकार बना। ठीक। और सीट रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ज्यादा थे एज कंपेयर टू जन क्रांति दल से। जो हमारे ये थे कौन, महामाया। जो हमारे महामाया प्रसाद जी थे, उन्होंने डिफीट किया किसको? तो उन्होंने डिफीट किया था केबी सहाय को। और केबी सहाय को डिफीट कर दिया था इन्होंने, पटना से ही था, पटना से ही थे ये। प्लस 1968 में इनकी सरकार की थी, कोलैप्स हो गई, जो कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया इस फैक्ट को। और 19 क्योंकि ये कितने नंबर के थे, यहाँ पे लिखा है ना, ये 5th नंबर के सीएम थे। तो नेक्स्ट जो 6th नंबर के सीएम बने वो कौन बने? वो बने सतीश प्रसाद। सतीश प्रसाद। और ये बहुत कम दिन के लिए थे, बहुत शॉर्ट टेन्योर था इनका, 5 ही दिन में ही इनका भी कोलैप्स हो गया गवर्नमेंट। फिर उसके बाद कौन बना? उसके बाद बने बीपी मंडल, 70वें नंबर के। और देखा जाए तो इनकी भी बहुत कम दिन दिन तक ये भी थे। ये तो हमें लगता है आई थिंक 30 डेज तक थे ये, 30 दिन तक थे ये भी। और जो मंडल कमीशन है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो इन्हीं के द्वारा उसकी चेयरमैनशिप यही कर रहे थे। इसमें 27% का कोटा प्रोवाइड किया गया था। तो ये पूरा ओवरऑल व्यू है कि जो बीपी मंडल है वो हमारे बिहार के सीएम थे। इस बात को आपको याद रखना है, 7th नंबर के। अब इसी में एक और नाम आता है कर्पूरी ठाकुर। और ये जो सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर्पूरी ठाकुर जो है। तो आइए थोड़ा इनका भी देख लेते हैं। जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं। तो किस पे प्रश्न बन सकता है, और हमारे करंट अफेयर में भी थे, बहुत ज्यादा न्यूज में थे ये, क्योंकि 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और बिहार जो है वो लगभग 1.5 से लेकर 2 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछता है, और ये प्रूफ्ड है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। आप एडीओ का पेपर उठा लो या किसी का भी उठा लो, आपको ये चीज दिख जाएगा कहीं ना कहीं। तो चलिए थोड़ा कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ज्यादा मतलब थोड़ा डीप में देखेंगे, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस हम वही देखेंगे। तो जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ये बॉर्न कब कहाँ हुए थे? 1924 के अप्रॉक्स में ये बॉर्न हुए थे समस्तीपुर में। और इनका जो निधन हुआ वो कहाँ पे हुआ था? तो पटना में। प्लस हमारे भारत के कितने नंबर के सीएम थे, सॉरी हमारे बिहार के 11th नंबर के सीएम थे। और इनका जो टाइटल है, या इनको जो लोग जिस नाम से बुलाते थे, इनका जो निकनेम था वो था जननायक, लीडर ऑफ द पीपल। अब सीएम बने थे तो कब से कब तक बने थे? 2 बार बने थे, 1970 टू 1971। उसका इन्होंने फिर वापस सरकार बनाया 1977 से लेकर 1979 में। तो इनका 2 टेन्योर था, 1771 और प्लस 1977 टू 1979। और बिहार के 11वें नंबर के सीएम थे। ये तो थोड़ा इनका पॉलिटिकल लाइफ हो गया। इन्हीं के द्वारा एक कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला लाया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग तो ये बताते ही नहीं है। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो इस चीज को कभी बताए ही नहीं है। रिजर्वेशन मॉडल लाया गया था इनके द्वारा। तो जिसमें क्या इन्होंने डिस्कस किया था, इन्होंने डिवाइड किया था। इन्होंने डिवाइड किया था बैकवर्ड क्लास को। और जो बैकवर्ड क्लास को डिवाइड किए थे वो सब कैटेगरी में किए थे। सब कैटेगराइजेशन किया गया था इनके द्वारा, या लेयरिंग किया गया था बैकवर्ड क्लास को। तो
1978 में जब ये सरकार इधर बनाए थे 1977 में ना, तो 1978 में एक कमीशन था जिसका नाम था आपका मुंगेरी लाल कमीशन। इनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था, उसी रिकमेंडेशन को ये इंप्लीमेंट किए थे। और ये क्या रिकमेंडेशन दिए थे? इन्होंने 26% का कोटा दिया था। मतलब इस जो ये सब कैटेगराइजेशन किया गया था ना अमंग द बैकवर्ड क्लासेस, उसके लिए। अब इसमें कौन कौन थे? तो जैसे 26% में 12% जो थे वो बैकवर्ड क्लास थे, प्लस 8% जो थे वो थे हमारे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली वाले इसमें थे। ठीक। 3% जो कोटा दिया गया था वो दिया गया था महिलाओं को, वुमेन्स, प्लस जो 3% का दिया गया था वो हमारा इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास अमंग द अपर कास्ट को दिया गया था। तो अपर कास्ट में भी जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास थे, तो इस तरीके से दिया गया था। मतलब 12% बैकवर्ड क्लास और 8% आपका जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास थे, 3% फॉर वुमेन एंड 3% फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास अमंग द अपर कास्ट। जगह कम पड़ गया इधर, थोड़ा इधर आपको बता देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत काम किया। और यही जो इन्होंने ये दिया ना, ये पूरा मॉडल, ये जो इनका था कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, इसी फार्मूला के थ्रू, मतलब ये जो फार्मूला था ना, ये कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट बना। और किस चीज के लिए ब्लूप्रिंट बना? जब मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन जो फॉर्मेशन हुआ था 1979 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। और ये जो फॉर्मूला था, इसी से कहीं ना कहीं पॉइंट्स उठाए गए या इसी को लागू किया गया। तो यहां पर कितना किया गया था? 27% का कोटा अदर बैकवर्ड क्लास का जो हम लोग देखा था। तो ये तो नेशनल लेवल पे हुआ। और राज्य लेवल पे देखा जाए तो कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने जो मेट्रिकुलेशन लेवल था, जो मेट्रिकुलेशन लेवल का जो एजुकेशन था, उसको इन्होंने फ्री कर दिया था। प्लस इन्होंने जो हिंदी जो लैंग्वेज है उसको बहुत प्रमोट किया इन ऑफिशियल वर्क। और सेकंड नंबर पे इन्होंने किसको प्रमोट किया, किस लैंग्वेज को? तो उर्दू को, सेकेंडरी लैंग्वेज था। बाकी तो बताने पे तो बहुत पॉइंट्स हैं, पर ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इतना आप रट लोगे, इतना याद कर लोगे तो बहुत है, मोर देन इनफ आपको बताया जा रहा है। तो कम टाइम में इससे ज्यादा अच्छा कंटेंट मतलब डिलीवर करना बहुत टफ काम है। तो मरणोपरांत मतलब कि 2024 में पोस्टुमसली इनको भारत रत्न अवार्ड मिला। ये जो लग जाता है ना ये चीज, ये वर्ड पोस्टुमसली, इसका मतलब समझ जाया करिए कि जिस व्यक्ति को ये मिल रहा है ना वो व्यक्ति का निधन हो चुका है। तो आफ्टर डेथ मतलब ओवरऑल, तो भारत रत्न अवार्ड, इतना याद कर लीजिए काफी है। तो हम लोग ने कर्पूरी ठाकुर जी का, महामाया प्रसाद सिन्हा जी का 360 डिग्री पर देख लिया। बाकी देखते हैं कुछ काम का। शॉर्टेस्ट टेन्योर जो था वो किसका था? सतीश प्रसाद सिंह जी का था। भोला पासवान शास्त्री द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार? तो भोला पासवान शास्त्री जी थे और ये हमारे बिहार के सीएम थे। तो ये किस जिला से बिलोंग कर रहे थे? तो पूर्णिया से। और पूर्णिया के कौन फेमस है? हम सभी लोग ने जानते हैं उनको, पप्पू यादव। कोई भी कांड होता है, कुछ भी होता है, वो हर जगह पहुंच जाते हैं। तो हाईलाइट बहुत ज्यादा लाइमलाइट में वो भी रहते हैं। भोला पासवान शास्त्री वॉज द फर्स्ट दलित सीएम ऑफ द बिहार। तो बिहार के जो प्रथम दलित जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। ही बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थ्राइस। 3 बार ये बने थे बिहार के सीएम। और ये कहां से बिलोंग करते थे या किस क्षेत्र को ये रिप्रेजेंट करते थे? तो पूर्णिया करते थे। द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली, ऑल्सो नोन बाई हिज स्टेज नेम अशोक कुमार, वॉज born in which of the following cities of बिहार? तो भागलपुर, पटना, मुंगेर, कि मोर द वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव? तो ये तो बड़ा फेमस नाम है, बहुत फेमस पर्सनालिटी कुमुदलाल गांगुली। इनको आप देखे होगे, अभी आपको नाम सुन के याद नहीं आ रहा होगा।
मैं इनका एक फोटो भी दिखाऊंगा अभी। तो कुमुदलाल जो गांगुली थे ना, उनका जो स्टेज नाम था, ही इज ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम अशोक कुमार, वॉज बॉर्न इन भागलपुर। तो भागलपुर में भागलपुर के ये पैदाइश थे। प्लस अशोक कुमार वॉज ऑल्सो नोन एज दादा मोनी। तो बंगाल में जैसे लोग बोलते हैं ना, वेस्ट बंगाल के लोग, दादा। तो दादा क्या होता है? दादा का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, बड़े भाई होते हैं ना। तो एल्डर ब्रदर, दादा उनके लिए यूज किया जाता है वर्ड। तो ही वॉज जैसे रीजनल लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ही वॉज ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1988 एंड विद द पद्म भूषण इन 1999। तो जो अशोक कुमार है ना, ये किसके भाई हैं? दादा दादा जो बोला जाता है, तो इनके दो छोटे भाई थे, यंगर ब्रदर। ये सबसे एल्डर थे। दो ब्रदर का नाम क्या है इनके? बड़ा फेमस है। एक तो आपके हो गए अनूप कुमार, और एक जो है वो है किशोर दा, या किशोर कुमार। इनको तो आप जानते ही होंगे। ये तो एक कॉमेडियन थे पुरानी पिक्चरों में। प्लस ये जो किशोर कुमार है, ये तो जानते ही हैं आप, ये सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर थे। इनका गाना, इनका क्लासिकल जो था उस टाइम पे तो बहुत मतलब हिट था, आज भी लोग सुनते हैं बहुत ज्यादा। मतलब एक तरह से 90s के स्टार थे ये सिंगिंग के क्षेत्र में। तो इन्हीं के भाई थे जो कुमुदलाल गांगुली थे। इन्हीं का नाम अशोक कुमार था, इन्हीं को दादा मोनी भी कहा जाता था। और किस क्षेत्र से थे? भागलपुर में। इनका फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। वेट। कुमुदलाल गांगुली, यही है। अब याद आया? आई होप याद आ गया होगा आपको। अब इनके देखिए, अब आपको दिखाता हूँ ब्रदर, ब्रदर नेम। तो कौन है? अनूप कुमार और किशोर कुमार, दो भाई थे इनके। तो यही है इनके बारे में। तो एक तो कॉमेडियन थे, और एक आपके सिंगर थे, बहुत फेमस सिंगर। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन बिहार इन कंपेरिजन, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लाइक कर दें। कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिखते हो तो उससे मुझे समझ में आता है कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। कोई कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको भी आप जरूर बताएं सेशन में, सेशन को लेकर। तो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा उसमें। बाकी सेशन अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी करिए, प्लस शेयर भी करिए। आपका शेयर करना कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करेगा। और क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट है, और कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो क्वालिटी कंटेंट ही मेरा मतलब, जो इस चीज़ को मैं स्टार्ट किया हूँ इस एरिया में, बिहार में, बीपीएससी को लेकर। तो क्वालिटी पे ही मुझे काम करना है टोटली, यही हमारा पर्पस है। तो आप जरूर बताएं, कोई प्रॉब्लम हो मेल करिए आप। मेल आप जानते ही हो, रॉकी राहुल 228@gmail.com। ये हमारा मेल है, जिस पे आप आराम से करिए। ठीक है? आप कुछ भी दिक्कत हो आप जरूर बताइएगा। द एवरेज साइज ऑफ द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन बिहार इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट इज। तो अदर राज्य के मुकाबले जो हमारा एवरेज साइज है लैंड होल्डिंग का बिहार में, वो क्या है? लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है, हाईएस्ट है, कि सेकंड हाईएस्ट है? तो थोड़ा बताइए इसके बारे में आप, क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सेकंड लोएस्ट। नंबर वन पे कौन है? तो नंबर वन पे आपका केरला है। और लैंड होल्डिंग के मामले में बिहार जो है वो सेकंड नंबर पर है। मतलब आप समझ रहे हो, हमारे बिहार में जो लैंड है ना, उसकी होल्डिंग बहुत कम है लोगों के पास। सबसे हाईएस्ट हमको नागालैंड में देखने को मिलता है। और इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। बिहार में हमारे कास्ट है जिसका नाम है भूमियार। बहुत पावरफुल कास्ट है ये, भूमियार कास्ट। और क्योंकि हमारे जो भूमियार कास्ट के जो लोग हैं, वो पूरे बिहार में 3% इनकी पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 2.8 के लमसम है। और इनका जो लैंड होल्डिंग कैप मतलब लैंड होल्ड जो ये किए हुए हैं पूरा,
इनके पास जो लैंड है वो है टोटल 40% के अप्रोक्सीमेटली पूरे बिहार का। तो अपने आप में आप देख लीजिए ये रेशियो। तो ये चीज दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइक्वल है बिहार में। दैट्स वाई कि जो एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है हमारे बिहार का वो सेकंड लोएस्ट है। बाकी तो सब पॉलिटिकल मुद्दा है, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ओनली फैक्ट से बात करेंगे हम। अब जो ऑपरेशनल जो हमारा थोड़ा सा जब हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। जो ऑपरेशनल हमारा लैंड होल्डिंग है और ये डाटा हमारे इकोनॉमिक सर्वे का है। तो जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है जैसे कि फार्मर की कैटेगरीज होती है, प्लस शेयर ऑफ फार्मर्स, फार्मर का कितना शेयर है, और एक कैटेगरी जैसे हमारा कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो जैसे हम लेते हैं पहले नंबर वन पे है मार्जिनल फार्मर, और यही है हमारे बिहार में मार्जिनल फार्मर की जो रिप्रेजेंटेशन है। आपको भी मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, पूरा ही रफ हो गया। जो हमारे बिहार के जो कैटेगरी ऑफ फार्मर्स, तो हमारे बिहार के जो फार्मर्स हैं ज्यादातर किस कैटेगरी में आते हैं, तो मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आते हैं। अब क्यों आते हैं मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज लेस देन 1 हेक्टेयर जो लैंड है, कितना है 91% फार्मर, मतलब शेयरिंग जो देखा जाए तो 91% के पास, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम का लैंड है। और ये जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का कितना है 57.7%। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा। और जो स्मॉल वाले हैं, जो स्मॉल फार्मर्स जिनका 1 से लेकर 2 हेक्टेयर है, वो कितना उनका शेयर है, तो 5.7%। इनका एग्रीकल्चर लैंड कितना है 8.2% शेयर ऑफ जो एग्रीकल्चर लैंड है परसेंटेज वाइज। और जो लार्ज वाले हैं, लार्ज फार्मर जो है, उनका है 3.3%। और 24.1% ये दिखाता है हमारा, 24.1%। और इसी से हमको पता चलता है कि कितना लैंड होल्डिंग इनक्वालिटी है, लैंड होल्डिंग इनक्वालिटी बिहार में। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो मेज का प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है हमारे बिहार में, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर मुजफ्फरपुर होगा। लेकिन लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि वैसे इकोनॉमिक सर्वे इस सेशन का पार्ट नहीं है, पर तभी भी मैं आपको कहीं ना कहीं एक इंसाइट दे दे रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे का, जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना रहा है एकदम। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पुराना डाटा है तो पुराना डाटा को पढ़ा दिया जाए, टोटली करंट अफेयर्स से एकदम अपडेटेड डाटा ही आपको दिया जाएगा। तो सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 का है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 2025 और 26 का इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत अपडेट मैं आपको कर दे रहा हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए आप कि इसमें से जो ऑप्शन था इसमें से मुजफ्फरपुर था। लेकिन असल में देखा जाए तो पूर्णिया जो है उससे लीड करता है मक्का में या मेज में। इस डाटा को नहीं याद करना है। फॉलोड बाई अररिया, कटिहार। तो थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि मक्का का बता ही दे रहा हूँ आपको। वेट अ सेकंड। आप सेशन को 1.25 के स्पीड में जरूर करिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे परफॉर्मेंस देखा जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीरियल प्रोडक्शन करते हैं। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यही होता है ना, सीरियल प्रोडक्शन। सीरियल प्रोडक्शन मतलब कि हमारा जितना भी आउटपुट निकलता है उसमें से 99.9% जो होता है हमारा सीरियल प्रोडक्शन होता है। इसमें हम 3 चीज करते हैं, राइस, व्हीट, एंड द थर्ड वन इज मेज। ठीक है। जो 2024 और 25 का अच्छा देखा जाए ना, तो उस समय पे राइस का 40% था, इसका इसका 40% था, 40.7%। व्हीट का देखा जाए तो व्हीट का 32.1% था, और जो मेज था उसका 27.1% था। बट जो ग्रोथ है, जो 26 और 27 में हमको देखने को मिला राइस में,
वो +4.3% का देखने को मिला। वीट में कितना देखने को मिला? +7.1%। सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिला है। सॉरी, सबसे ज्यादा मेज में देखने को मिला है, क्योंकि मेज में आई थिंक 12.1% था। 12.1% था। नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। +12.6% था। तो ये हमारा 3 हो गया। तो इसमें बढ़ोतरी अब देख लीजिए, सबसे ज्यादा मेज में देखने को मिला, फिर वीट में, फिर राइस में, कंपेयर टू 24-25 डाटा। और राइस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया कहाँ देखने को मिलता है हमको? रोहतास में। ठीक, 7.2%। प्रोडक्शन भी हमको रोहतास में देखने को मिलता है, लार्जेस्ट एरिया भी यहीं पर है, और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी भी हमको रोहतास में देखने को मिलता है। ये तो बड़ा मोनोटोनस हो गया। प्लस वीट की बात करेंगे, तो वीट कहाँ देखने को मिलता है? रोहतास में। और हाईएस्ट प्रोडक्शन भी रोहतास में, बस इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो हमको देखने को मिलता है बेगूसराय में। बेगूसराय जिला है ना, तो बेगूसराय में। अच्छा, बात आप मेज की करोगे तो मेज बहुत जगह पे, जैसे कि पूर्णिया हो गया, जो कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, अररिया हो गया, कटिहार हो गया, बेगूसराय हो गया, आपका समस्तीपुर हो गया। तो पूरा मिलाया जाए तो 50.6% है, यही पे होता है मेज। तो आई होप आपको सीरियल प्रोडक्शन समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट अमंग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार? पर्ल, शुगर केन, सीरियल। तो हम लोग ने देखा ना, सीरियल बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है हमारे बिहार में। उसमें भी राइस, वीट और मेज। तो इस डाटा को हम लोग ने अच्छे से देख लिया, और ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का है, तो आप अच्छे से इसको रट लें, इसमें आपका ही फायदा है। विच डिस्ट्रिक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार वीट क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास और पटना। तो आंसर क्या होगा इसका? रोहतास। जो डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विद द हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन इज रोहतास। ये हम लोगों ने देख लिया, इस डाटा को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसका जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट करता है हायर प्रोडक्टिविटी, और फर्दर सॉलिडिफाइंग इट्स स्टेटस एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द बिहार वीट प्रोडक्शन। द लार्जेस्ट कैनाल इरिगेटेड एरिया इन द बिहार लाइज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास की, भोजपुर। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका? रोहतास। तो जो कैनाल इरिगेटेड एरिया हमारे बिहार में, वो भी हमको कहाँ देखने को मिलता है सबसे ज्यादा? रोहतास में। तो बहुत ज्यादा डाटा इसमें चेंज नहीं हुआ है कि जिसको हम पढ़ें फिलहाल में। इरिगेशन की बात करेंगे तो जैसे जो हमारे बिहार में टोटल जो इरिगेटेड लैंड है वो तो अभी फिलहाल में 7.4% से इंक्रीज हुआ है। ठीक, या टोटल जो इरिगेटेड लैंड था वो इंक्रीज हो गया 7.4%। 2023-24 और 24-25 के बीच में हमको देखने को मिला था ये डाटा। बाकी एक हमारा वो भी चलता है, स्कीम भी है इससे रिलेटेड। कहाँ लिखूं? यहीं लिख दे रहा हूँ। नाम क्या है स्कीम का? 7 निश्चय। पढ़े होंगे इसके बारे में आप। 7 निश्चय 2, हर खेत तक सिंचाई की पानी। जिसमें कि एलोकेट किया गया था कितना? जिसके अंदर कितनी स्कीम है? 29,952 स्कीम्स। ठीक, आइडेंटिफाई किया गया था लास्ट 6 मंथ में। और 6,504 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो इरिगेट करेगा कितना? 7.79 लाख हेक्टेयर। तो ये थोड़ा मोटा मोटी स्कीम के बारे में भी देख लिया हम लोग ने। अच्छा, सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे तो आप सोर्स ऑफ इरिगेशन 2024 और 25 का ही डाटा है अवेलेबल। और इसके हिसाब से देखा जाए तो एक तो ग्राउंड वाटर हो गया, ट्यूबवेल और वेल, जिसमें हम लोग 65% का देखे थे 2024। एक सेकेंड, इसमें से 2022-23 है ना, तो ये हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग कितना देखेंगे? 2024 और 25 का। इसमें दो भाग में था, एक था ग्राउंड वाटर वाला। ठीक, ग्राउंड वाटर जिसमें ट्यूबवेल आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा है ना इधर से आपको? जब लिखा ही जा रहा है तो थोड़ा क्लियर लिखा जाए, इधर लिख दे रहा हूं मैं। तो जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है 2024 और 25 का है, ये भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में ही है 2025 और 26 के। तो इसमें जो एक ग्राउंड वाटर वाला है, ठीक, जिसके अंदर कंसिस्ट होता है हमारा ट्यूबवेल
प्लस वेल्स, और एक जो है वो हमारा क्या होता है, कैनाल्स। इसमें गवर्नमेंट कैनाल सिस्टम है मतलब। तो ये हमारा है 29.5%, और जो ये वाला है मिला के पूरा, ये है 65%। ठीक। और जो लास्ट ईयर में जो टोटल जो इरिगेशन आउटले था वो भी बढ़ा दिया गया है 63%। ठीक। तो प्रोजेक्ट जो है उसको एक्सपांड कर दिया गया है, जिससे कि हमको दिक्कत ना हो इरिगेशन से रिलेटेड। तो जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है वो हाईएस्ट है रोहतास में, 44.15 लाख हेक्टेयर। और हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोएस्ट कहाँ पे, सीओआर। बड़ा छोटा सा जिला है, हम लोगों ने देखा भी था लास्ट टाइम। तो रोहतास का जो शेयरिंग है वो बहुत ज्यादा है इन द कैनाल इरिगेशन। समस्तीपुर का शेयर जो है वो ट्यूबवेल इरिगेशन में सबसे ज्यादा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रोहतास का जो शेयर है वो किसमें, कैनाल इरिगेशन में ज्यादा है, और समस्तीपुर का जो है वो किसमें है, ट्यूबवेल से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा पूरा। और इससे हम कंप्रेहेंसिवली थोड़ा सा ये वाला पोर्शन भी देख लिए। लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का? सिवान, वैशाली, गया, पूर्णिया। तो क्या आंसर होगा? पूर्णिया। क्यों होता है? क्योंकि ये देखिए वेस्ट बंगाल साइड है, और वेस्ट बंगाल में तो हम जानते हैं जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इसी की वजह से जो पूर्णिया हो गया ना, ये लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट बन जाता है बिहार का। अब ऐसा तो है नहीं कैमूर हो जाएगा, भाई ये बिहार है, तो यही वाले पोर्शन में जूट का होगा ना, यहां तो होगा नहीं। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। दिमाग लगाना है हमको एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा दिमाग जितना लगाएंगे आप। देखिए ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है ना, कितना भी कोई पढ़ ले, कितना भी कोई चार टीचर से पढ़ ले या कोई कुछ भी कर ले, प्रीलिम्स में अच्छा आपको ट्रिक आ रहा है, थोड़ा बहुत आप भिड़ा ले रहे हो तो आप काम कर लोगे अपना, थोड़ा बहुत फैक्ट्स बताओ। और इस सेशन में आपको इतना फैक्ट्स बता दिया जा रहा है कि वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा। तो पूर्णिया इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। और ये हमारा हो गया पूरा। जो सेकंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो कौन सा है? आपका बांग्लादेश है। तो बंगाल नंबर 1 पर है, बिहार सेकंड नंबर पर है। इन बिहार टी गार्डन वर स्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो हमारे बिहार में टी गार्डन को कब स्टैब्लिश किया गया था पहली बार? तो कहाँ किया गया था? बहादुरगंज में, सुपौल में, ठाकुरगंज में, कि मोर देन वन ऑफ द की। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है, मात्र बस यही एक ऐसा है जो जिला का नाम दिया है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट का। बाकी आप कोई बहादुरगंज नाम का जिला सुने हो, ठाकुरगंज नाम का कोई जिला सुने हो आप? तो थोड़ा बहुत दिमाग आप लगाते ना, तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाता है। इन बिहार टी गार्डन was established फॉर द फर्स्ट टाइम इन ठाकुरगंज। इंपॉर्टेंट हो गया। और मिस्टर राजकरण अफ्तारी जो कि ओनर थे राजबरी टी ब्रांड के, उन्होंने टी प्लांटेशन हमारे बिहार में स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम एट कालीदास किस्मत पंचायत एट गुरुक। टी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द 5 ब्लॉक। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, अच्छा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अप्रूव किए थे 5 ब्लॉक ऑफ द किशनगंज डिस्ट्रिक्ट सुटेबल फॉर द टी प्लांटेशन, नेमली किशनगंज, ठाकुरगंज, पोथिया, बहादुरगंज और दिगल बैंक। तो कल के दिन में आज जैसे बहादुरगंज और इससे पूछते ठाकुरगंज से, कल के दिन में जैसे किशनगंज पूछ लेगा, ऐसे ना ऑप्शन दे देगा। तो थोड़ा दिमाग यूज करना है। टी इज द वन ऑफ द 7 क्रॉप इन द फोकस अंडर द बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2020। इसको आप याद कर लीजिए, बाकी किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये सब। ये हमारा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये हमारा हो गया पूरा। द ऑर्गेनिक कॉरिडोर प्लान ऑफ द बिहार गवर्नमेंट सेल प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अलोंग इन। तो गंगा रिवर पे, तराई बेल्ट पर, नेशनल हाईवे पे किया जाएगा कि अर्बन सेंटर? तो इसका आंसर होगा गंगा रिवर। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग क्रिएट किया जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर, वो रिवर गंगा पे किया जा रहा है। इसमें 13 जिला इंक्लूड पटना, मतलब ये फोकस एरिया है, क्योंकि जो गंगा पे जितने भी जिला होंगे उसी पे फोकस करेंगे ना हम। क्रिएटेड एट एन एस्टिमेटेड बजट ऑफ, नॉट इंपॉर्टेंट। और द इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्बिशियस थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप 2017 से लेके 2022। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर है वो कहाँ डेवलप किया जा रहा है, किस रिवर पे। तो गंगा पे, गंगा क्योंकि सबसे ज्यादा बहता है, ये देखिए गंगा हमारा इक्वल पार्ट में या अनइक्वल पार्ट में हमारे बिहार को डिवाइड कर देता है, एक नॉर्थ बिहार हो जाता है, एक साउथ बिहार हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे बिहार का, इंपॉर्टेंट क्या, सुपर इंपॉर्टेंट रिवर है। और कौन कौन से जिले हैं जो गंगा, मतलब जो गंगा के उस पे हैं, किनारे पर हैं? तो आप बताइएगा मुझे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम वाज पब्लिश फॉर द फाइनेंशियल ईयर।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया गया था, तो 2006 और 7 में। ये। और इसको प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया था, तो सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। प्लस जो 16th इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22 का, वो प्रेजेंट किया गया था फिनेंस मिनिस्टर श्री तारा किशोर प्रसाद के द्वारा 25 फरवरी 2022 को। और जो 19th इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको क्यों पढ़ना। लेटेस्ट वाला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो 20वां इकोनॉमिक सर्वे है 20th नंबर का, यहाँ लिख देता हूँ। 20th नंबर का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक, 2025-26 वाला, उसको टेबल किया गया था। फिनेंस मिनिस्टर कौन है, विजेंद्र जी। तो विजेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है बस, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। हमने देखा था ना, कॉमर्शियल टैक्स और फिनेंस जो मिनिस्ट्री है उनको दिया गया है। प्लस ये डेप्टी हमारे क्या है, सीएम है बिहार के। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन 2011 सेंसस के आधार पर। तो कहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, हमारे बिहार में 2011 के सेंसस। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कम है हमारे बिहार में एसटी पॉपुलेशन। और क्योंकि जिला के हिसाब से पूछा है, तो सबसे ज्यादा तो देखिए है यहाँ पर वेस्ट चंपारण में 6.35% पूरे पॉपुलेशन का। कहाँ पड़ता है वेस्ट चंपारण, इसका तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है नेपाल के साथ, प्लस इसका यहाँ पे यूपी के साथ भी है सिस्टम। तो 6.35% का जो टोटल पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब का, वो यहीं से होता है। बाकी कटिहार में 5.86, जमुई में 4.47, पूर्णिया में 4.4 और बांका में 4.7%। ये ज्यादा है इससे, इन दोनों से ज्यादा है। सीवर डिस्ट्रिक्ट है द लोएस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वाला याद कर लीजिए एक बार, प्लस लोएस्ट वाला याद कर लीजिए आप। 0.01%, सबसे कम कहाँ पर है, सीवर में। तो क्योंकि इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा हमारा कटिहार। आप देख लीजिए कटिहार कितना है, 5.86, और शायद वहां का ठीक। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन बिहार एज पर द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया। तो बिहार का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है 2011 के सेंसस के आधार पर, तो 918, 1000 मेल पे 918 फीमेल्स। और से एक बात बताइए आप, एक क्वेश्चन मेरा है आपसे कि जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है हमारे बिहार का, ये आप बताइए। ठीक। तो प्रीवियस जो डाटा था उससे मतलब डिक्लाइन कर गया है। और वेयर द सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड 921 फीमेल। तो अच्छा है कि बेकार है, ये बताइए आप इस चीज को। तो ये वाला आप आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कि जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेशियो है या रेट है वो कितना है हमारे बिहार का। ठीक है, ये आपका वो है क्वेश्चन है। थोड़ा मैं पानी पी लूं। ये डिक्लाइन हुआ है, कल के दिन में स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको इसका आंसर देना है कि लास्ट सेंसस के आधार, लास्ट सेंसस के कंपैरिजन में हमारा जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इसी तरीके से फंसाया जाता है, बस कुछ रहता नहीं है। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ना, वो होता फैक्ट बेस्ड है, और वो थोड़ा हमें आसान भी पड़ जाता है कुछ जगह पे, क्योंकि जब हम यूपीएससी का पीवाईक्यूज करेंगे ना, तो उसमें आपको दिखाऊंगा करके कि स्टेटमेंट बेस्ड तो कितना मतलब आप ट्रिक से कर सकते हो, लॉजिकल एलिमिनेशन कितना अच्छा अप्लाई कर सकते हो उस क्वेश्चन में। अब वन लाइनर में जब पूछ दिया जैसे इसी तरीके से, तो आपको आंसर एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, लेकिन वहां पे तो आप तिकड़मबाजी भी लगा सकते हो। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी। बिहार प्रोड्यूस मोस्टली प्राइमरी गुड, द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी is stagnant from above, the growth rate is one of the lowest in India 2.5%, more than another। इसका आंसर जो होगा
देखिए हमारा बिहार आज भी, हमारे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर लैक है, बहुत लैक है, बहुत ज्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट तो आप जानते ही हो, बोलने वाली बात ही नहीं है। बिहार राज्य के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे काम करते हुए, रीजन यही है कहीं ना कहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लैक करता है कि बिहार के लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। और बाहरी स्टेट में क्या होता है, बहुत दुर्व्यवहार भी होता है इस कारण। तो बिहार प्रोड्यूस मोस्टली प्राइमरी गुड, ये बात एकदम सच है। एग्रीरियन इकोनॉमी है, तो प्राइमरी गुड करेगा। ये हो गया आपका। द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज स्टेगनेंट फ्रॉम अबव, एकदम टोटली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का टोटली लैक है। जो हमारा 2/3 मतलब 2/3 जो पॉपुलेशन है, वो हमारा इंगेज है फार्मिंग में। मतलब कि सफिशियंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं हमारे बिहार में। और जो एग्रीकल्चर में अर्निंग है वो बहुत लेस है। तो कोई करना भी नहीं चाह रहा अभी के टाइम में एग्रीकल्चर का काम। तो ये भी एक रीजन बन जा रहा है कहीं ना कहीं। और एग्रीकल्चर को भी अच्छे इकोनॉमिकली किया जाए ना, तो पैसा यहाँ से भी निकाला जा सकता है। अभी करंट अफेयर में एक न्यूज हमने देखा है। आई थिंक तमिलनाडु के एक पर्सन है, एक फार्मर है, जो महीने का रिवेन्यू जो 2 से लेकर 3 लाख, वेलुवन नाम है क्या, आई थिंक उनका। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो वो महीने का 2 से लेकर 3 लाख रुपए निकाल ले रहे थे आराम से। एक सेकंड, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वेलुवन, तमिलनाडु फार्मर, ये देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका आया था न्यूज, हर जगह पे ही आया था कि यूएन ऑनर्ड टीएन तमिलनाडु फार्मर टर्न कोकोनट लूजेज इनटू द प्रॉफिट विद मल्टी क्रॉप ट्री बेस्ड फार्मिंग। ये न्यूज हमारा जो 29 मई का है, एकदम लेटेस्ट है ये। तो तमिलनाडु के फार्मर हैं जो हु वंस लॉस्ट ₹200 ऑन एवरी कोकोनट ट्री। तो इन्होंने इस तरीके से अपना इनकम बनाया। और पर एकड़ पे देखिए कितना कमा रहे हैं, 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए। तो इनको एफएओ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, सॉयल फार्मर हीरो। इनका नाम क्या है, बलुवन। 58 ईयर्स के हैं और पोलाची डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। तो देखिए और सीखिए इनसे एकदम। तो इस तरीके से हो तो क्या ही मैं बताऊं आपको, क्यों नहीं होगा डेवलपमेंट। तो यहीं पे था हमारा। पॉलिटी खत्म हो गया। और आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि पॉलिटी हम लोग ने बहुत ही कंप्रेहेंसिवली कवर किया है। आर्ट एंड कल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, व्हाट इज सुजनी इन बिहार। तो ये तो हमको पता ही है, ग्लासवेयर है नहीं, मेटल क्राफ्ट है नहीं, ये एम्ब्रॉयडरी है। तो सुजनी ऑल्सो नोन एज सुजनी इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी, जो कि ओरिजिनेट हुआ था हमारे बिहार में ही, पार्टिकुलरली कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर जिला में। तो दिस इंटीग्रेट क्राफ्ट इन्वॉल्व स्टिचिंग टुगेदर लेयर ऑफ द ओल्ड साड़ीज एंड धोतीज। तो ये देख लीजिए आप इसके बारे में। हिस्टोरिकली दिस एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस वर मेड फॉर न्यू बॉर्न्स, सिंबलाइजिंग अ मदर लव। तो ये सिंबलाइज क्या करता था, मदर का लव। ओके, नए बच्चों के लिए बनाया जाता था इस चीज को, इससे। और इसको प्लस जो इसको ग्रांट किया गया था जीआई टैग इन 2006 में इसको जीआई टैग भी दे दिया गया था। इसका ऑरिजिनेटिंग कहाँ पे हुआ था, तो हमारे बिहार में हुआ था। और चलिए थोड़ा ये भी दिखाते हैं आपको। जब दिखाया ही जा रहा है तो अच्छे से करवाया जाए। सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार, देख लीजिए। ये एक ट्रेडिशनल हैंड स्टिच नैरेटिव टेक्सटाइल क्राफ्ट है बिहार का, जिसका सेंटर कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर रीजन में है। जीआई टैग मिल चुका है 2006 में, तो उन्होंने देख ही लिया था। तो ये रहा, ये देख रहे हैं। और भी दिखाता हूँ, ये देखिए। ये तो हमारा प्लॉव हो रहा है और ये खेती किया जा रहा है। देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे सोशल लाइफ को भी दिखा रहा है, जो एम्ब्रॉयडरी है। बाकी इमेजेस में भी थोड़ा दिखाते हैं आपको। ये देखिए यही है। तो देखिए ये महिला काम कर रही है एम्ब्रॉयडरी का। तो दिमाग में डाल दीजिए एकदम इसको। वैशाली, भागलपुर, जमुई और माधेपुर। तो हमको पता है ये जमुई गोल्ड के लिए फेमस है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में देख लिया था। और भागलपुर क्षेत्र जो है इतना अच्छे से पढ़ाया गया था मेरे द्वारा, सिल्क टेक्सटाइल, तुषार।
प्लस वैशाली जो है वो किस लिए फेमस है, और माधेपुरा, तो माधेपुरा हमारा रेल कोच फैक्ट्री के लिए फेमस है, और जो वैशाली वो फ्लोरिकल्चर के लिए फेमस है। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए कि वैशाली इज नोन फॉर फ्लोरिकल्चर, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। इसमें कुछ है नहीं। जैसे हमारा एग्रीकल्चर जो होता है ना, जो फ्लोरिकल्चर है उसे फोकस किया जा रहा है फिलहाल में। ठीक। लाइफ स्टॉक पे फोकस किया जा रहा है, फिशरीज ग्रोथ पे किया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे तो उसमें ये सब भी हम लोग पढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट? तो हाजी सरियतुल्ला ही ने है जो फाउंडर थे। और फराजी मूवमेंट का अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल में फाउंड किया गया था इन्हीं के द्वारा। और ये एक प्रकार का रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ठीक। इसका काम क्या था? प्योरीफाई करना इस्लाम को, बाई एलिमिनेटिंग द नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस एंड इंकरेजिंग मुस्लिम टू अधेयर स्ट्रिक्टली टू द इस्लामिक लॉ सरिया। तो सरिया पे एकदम, जो क्योंकि उस समय के जो मुस्लिम्स थे वो भटक गए थे कहीं ना कहीं। जो रॉ होता है ना, जब ऑरिजिनेट हुआ था इस धर्म का ऑरिजिनेशन हुआ था, तो कहीं ना कहीं भटक गए थे, उसमें बहुत मिक्सिंग हो गया था बहुत ज्यादा। तो ये एक प्योरिटी मूवमेंट था, मतलब एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था कि भाई प्योरीफाई करेंगे हम इस्लाम को अच्छे से। द मूवमेंट नेम इज फराजी, जो कि अरेबिक वर्ड से आता है ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। ठीक। और हाजी सरीतुल्लाह sought टू ब्रिंग द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म अमंग द। ठीक है, हम जान गए हाजी सरीतुल्लाह के बारे में। बाद में इस मूवमेंट को किसके द्वारा लीड किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो फराजी मूवमेंट है उसको लेटर किसके द्वारा लीड किया गया था? बाकी हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम बस बिहार का सेगमेंट देख रहे हैं इतना अच्छे से। बाकी जब मैं आपको और भी चीजें पढ़ाऊंगा विथ यूपीएससी पीवाईक्यू, तो आप उससे आप एक्सपेक्ट लगा सकते हो कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब इस टाइम पे मेरे हिसाब से कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको पीवाईक्यू, क्योंकि ये जेन्युइन सोर्स है टोटली, जो आपको यही कंप्रेहेंसिव तरीके से करवा दिया जा रहा है, तो आपको किसी के पास भी जाने की उतना जरूरत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा। व्हाट इज द नेम ऑफ वन मंथ लॉन्ग कैटल फेयर ऑर्गेनाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर? तो हम तो जानते ही हैं, सोनपुर का मेला, जो कि कहाँ पे होता है हमारा? सोनपुर बिहार में। और ये एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है, जो एनुअली हेल्ड होता है किसके कॉन्फ्लुएंस पे? गंगा और गंडक के। प्लस ये बिगिन कब होता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा में होता है, जो कि फुल मून डे है कार्तिक का। ठीक। चलिए थोड़ा इसको भी देखते हैं, सोनपुर मेला को भी। आइए आपको थोड़ा घुमाऊं सोनपुर मेला। ये देखिए, ये देख रहे हैं इवेंट, हाथी ही हाथी। इसमें हाथी घोड़ा सब कुछ, मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये। तो इसको हरियर क्षेत्र फेयर भी कहते हैं। एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है, जो कि गंगा और गंडक रिवर पे होता है। सारण जिला में है ये। जिला भी याद करिएगा, सारण जिला में है। कार्तिक पूर्णिमा में इसका स्टार्टिंग होता है, मतलब नवंबर और दिसंबर में। और बहुत हिस्टोरिकल मेला है, मतलब ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, यहाँ पे देखिए इस फैक्ट को पढ़ रहे हैं ना हम लोग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने बाई किया था एलिफेंट को, हॉर्सेस को यहीं से। तो इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है। इसका एक रिलीजियस बिलीफ भी है कि ये जो मेन सेंटर है फेयर का, हरिहर नाथ टेम्पल पे है। ठीक। हिंदी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे बैटल हुआ था बिटवीन द गाजा, गज मतलब गाजा एलिफेंट, और गराह मतलब घड़ा, क्रोकोडाइल। प्लस एनिमल एंड बर्ड मार्केट भी है। प्लस देख लीजिए आप इतना, तो पटना से 25 किलोमीटर है डिस्टेंस इसका, सोनपुर बिहार का। और नियरेस्ट एयरपोर्ट, थोड़ी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज द फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो मधुबनी है, हम जानते ही हैं। मधुबनी जो पेंटिंग है वो इसको कहते हैं मिथिला पेंटिंग भी। और ये वर्ल्ड फेमस फोक आर्ट है, जो ओरिजिनेट हुआ था हमारा मिथिला वाले क्षेत्र में, पार्टिकुलरली मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। तो द पेंटिंग आर नोन फॉर देयर वाइब्रेंट कलर, जियोमेट्रिक पैटर्न्स एंड डिपेक्शन ऑफ हिंदू mythology एंड एवरीडे सीन। तो मेंस जो होता है हमारा, मेंस में तो इसको प्रिपेयर करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, तो क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको मुझे ये भी दिखा देना चाहिए थोड़ा।
मधुबनी पेंटिंग को भी। जितना आप देखेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। मधुबनी पेंटिंग बिहार। तो यही है, देख लीजिए। एकदम बढ़िया लगता है देखने में, एकदम कलरफुल टाइप का। और जो मधुबनी आर्ट है, ये हमारा एक वर्ल्ड रिनोव्ड ट्रेडिशनल फोक आर्ट है मिथिला रीजन में, बिहार के, मेनली मधुबनी। ठीक। मिथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इसको स्टार्ट किया गया था किंग जनक के द्वारा, गेटिंग द वुमेन ऑफ मिथिला रीजन टू डेकोरेट द हाउसेज एंड वॉल टू कॉमेमोरेट द मैरिज ऑफ हिज डॉटर सीता। ठीक। और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो है वो देख लीजिए आप यहीं पर। इसमें नेचुरल डाई का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लाल, काला, हरा, येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, कोल हो गया, इसको मतलब इसी से ये ऑब्टेन किया जाता था, इसी से किया जाता था पूरा पेंटिंग। इसका दो भाग है, खचनी और फिलिंग। मतलब एक तो थीन लाइन से हम करते हैं, देखिए आपको दिखा दे रहा हूं मैं आपको। हम्म, ये मधुबनी हो गया ना। इतना काफी है आपको समझने के लिए। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला फाउंड इन द बिहार। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सूफी सिलसिला है जो फाउंड हुआ था हमारा बिहार में। तो कौन सा है? कोदेरिया, कौदेरिया, फिरदौसिया, कलंदर की कुबरिया, अरे कुबरिया। तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा फिरदौसिया। ठीक। अब जो फिरदौसिया सिलसिला है वो हमारे बिहार में फाउंड हुआ था। और एक लेजर नोन सूफी ऑर्डर है जो इमर्ज हुआ था, किसमें से हुआ था? सोहरावर्दी आपके ऑर्डर से। ये बहुत कट्टर था, कट्टर ऑर्डर था। मतलब कि इस्लाम पे इनका मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा फोक, मतलब एकदम रॉ, रॉ किसी चीज का हम पढ़ते हैं ना, एकदम ओरिजिनल। तो उस पे इनका फोकस था, इस चीज पर। और जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, साउथ एशिया में चार मेजर सिलसिला, जैसे कि साउथ एशिया में हम चार मेजर सिलसिला पढ़ते हैं। ठीक। एक तो हमारा है चिश्ती, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, जो फाउंडर थे हमारे भारत में। और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, और निजामुद्दीन औलिया, तो इसके फाउंडर कौन थे? चिश्ती ऑर्डर के तो कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक। और इसके बाद जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी नाम सुनते हैं हम लोग, निजामुद्दीन औलिया, तो हम लोग दिल्ली में जाते हैं तो ये तो वो भी है ना, बस स्टैंड भी है। ठीक। प्लस इनका जो था, इनका जो अजमेर का जो शरीफ दरगाह हम लोग पढ़ते हैं ना, बड़ा फेमस है। अजमेर का जो लोग जाते हैं ना, हिंदू भी जाते हैं यहाँ पर तो। ठीक। तो ये सेंटर जो था इस सिलसिला का, ये वर्ल्ड फेमस अजमेर शरीफ दरगाह जो है, ये रहा। ठीक। अब एक आता है आपका सोहरावर्दी वाला। अब ये वाला जो है सोहरावर्दी सिलसिला, ये किसके द्वारा हुआ था? तो ये देखिए, ये हुआ तो था शेख सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा हुआ था। नाम से समझ में आ जा रहा है, जैसे चिश्ती है तो ये चिश्ती इधर हो गया। तो जो टाइटल था उसी से मतलब होता था। और हमारे भारत में डेवलप किया गया था ये बहाउद्दीन जकारिया का नाम आप सुने होंगे, उन्हीं की तरह किया गया था। ठीक। तो जैसे रॉयल कोर्ट्स होते थे ना, रॉयल कोर्ट्स, ये सबसे बहुत ज्यादा जो टाई होता था इनका बहुत हैवी था। मतलब जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, ये मतलब ये था, ये इन्वॉल्व था ये सिलसिला। फिर एक आता है आपका कादरी सिलसिला। ये जो था, ये इनका नाम मतलब जैसे अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, तो इन्हीं के नाम पर था। ठीक। और ये बहुत स्ट्रिक्ट थे इस्लामिक लॉ को लेकर। तो पंजाब और साउथ इंडिया वाले क्षेत्र में थे ये जो था। और एक जो होता है हमारा नक्शबंदी, सुने होंगे नाम, नक्शबंदी सिलसिला। तो इसके कौन थे? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ठीक।
और हमारे भारत में अहमद सिरहिंदी भी थे। तो एक तो हो गया हमारे नक्शबंद, नाम से समझ में आ जा रहा है। बस हमारे भारत में कौन थे? सिरहिंदी जी थे। तो ये जैसे मेडिटेशन की बात करते थे, सरिया पे स्ट्रिक्ट, मतलब इनका अधरेंस था, बहुत ज्यादा था, मतलब इंक्लाइंड थे उसके लिए। तो ये तो आपका हो गया हमारा सूफी सिलसिला के बारे में। अब हम बिहार का, जो क्योंकि बिहार का अलग सिस्टम हो गया, बिहार में कौन सा फॉलो होता है, तो बिहार में ये वाला ब्रांच का था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर दौसिया ब्रांच। मैं चाहता तो ये भी आपको पढ़ा देता था, लेकिन पहले ये ऊपर का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाता है तो थोड़ा दिमाग में रहता है। ठीक। तो फिर दौसिया जो ब्रांच है हमारा यहाँ पे था। अच्छा, ये आप मुझे ये बताओ कि सूफी सिलसिला होता क्या है, मतलब ये है क्या, सूफी सिलसिला का मतलब क्या है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइएगा मुझे। ठीक, इसमें स्ट्रक्चर था जैसे कि कनका का नाम सुने होंगे। ठीक। तो यहाँ पे डिसिपल्स जो थे वो रहते थे, स्टडी करते थे, शाम जिसमें मतलब कव्वाली होता था। कव्वाली का जनक किसको कहा जाता है? और दरगाह जैसे था। तो जैसे मास्टर जो थे वो पास कर जाते थे, तो मतलब जो टॉम था वहां पे बनाया जाता था। तो इस तरीके से था पूरा ओवरऑल। तो हमारा जो सूफी सिलसिला जो था हमारे बिहार में, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ओवर करेंगे सेशन को। तो सूफीज्म में हमारा सोहरावर्दिया ऑर्डर था, और इसका ऑफशूट था फिरदौसिया, जो फ्लोरिस क्या था। अब इसमें कौन कौन नाम आता है हमारा? तो सबसे जो मेन नाम आता है, बड़ा बहुत बड़ा नाम है वैसे इनका, मखदूम ए जहान हजरत शरफुद्दीन अहमद यहिया मानेरी। नाम से ही मतलब ये जगह है, यहीं पर किया गया था। इनका जो मेन सेंटर वो कहाँ पे था? तो बिहार शरीफ था। बिहार शरीफ था। ठीक। बिग दर जो दरगाह था। और सोहरवर्दिया जो आपका सिलसिला है, सोहरवर्दिया जो सिलसिला, तो बिहार में तो इसका रूट था ही। हजरत मखदूम शाह जो मतलब इनका है। तो यही सब है पूरा ओवरऑल। इतना काफी, इतना जान लीजिए बहुत है। तो मेन तो यही है फिरदौसिया सिलसिला हमारे बिहार में। लेकिन इसका थोड़ा बैकग्राउंड जरूरी था, तो थोड़ा ये था। ठीक। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ आप सभी से। कोई इशू है? कोई भी इशू किसी भी प्रकार का, आप मेल करिए। ठीक। बाकी आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए। डिसलाइक कर रहे हैं तो जरूर बताइए किस लिए डिसलाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारा रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए, जिससे हम अपने कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ला पाए। बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक बात और, जो 71 बीपीएससी का है, कुछ क्वेश्चंस, और जो हमारा एडीओ का है, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन किया हूँ सॉल्व इसका पूरा अच्छे से एनालिटिकल, तो बहुत से क्वेश्चन रेपिटेटिव थे। 71 बीपीएससी से पुराने जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से रेपिटेटिव था। जो भी अलग से होगा ना, उसको मैं करवा दूंगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का लैग हो जा रहा है। इसलिए तो अब बनाना भी पड़ रहा है टाइमली हर चीज को। तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन जितना आपको पढ़ाया गया ये पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। ठीक। मैं भी बोल दे रहा हूँ, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप विश्वास किए हैं तो आप इसको अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ करिएगा वजह सीरीज को। बाकी हम कोशिश करेंगे आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को इनकलकेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जहाँ काम रहेगा वहीं पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़बरदस्ती का चीज़ें उसमें डालेंगे, बस सीखने के लिए हम करेंगे कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा उसको हम टैकल कैसे करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब जिस पे मैं एनालिसिस किया हूँ पूरा बिहार के क्वेश्चन पे और यूपीएससी के, जहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेम हो सकता है, मैं उस हिसाब से आपको करके बताऊंगा। तो अब अगला टारगेट हमारा ये 3 रहेगा: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न। और कोशिश रहेगा कि इसको भी टाइमली जल्दी से कवर करवा दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।